हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मनी एंड क्रेडिट चैप्टर के पार्ट 1 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इस बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को भी जानेंगे। उसके बाद हम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम मनी के फंक्शंस को देखेंगे और सबसे लास्ट में हम लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बारे में जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पढ़ते हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम उस टाइम पर इवॉल्व हुआ था जिस टाइम पर हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए मनी का यूज नहीं करते थे। फ्रेंड्स, बहुत सारी सेंचुरी पहले तक मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। मनी की अब्सेंस में हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बार्टर सिस्टम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये है राम जो एक कॉबलर है और ये है श्याम जो एक फार्मर है। फ्रेंड्स, अगर राम को वीट चाहिए और श्याम को शूज चाहिए तो वो दोनों एक दूसरे के पास जाकर अपने अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेते थे और ऐसे पुराने टाइम में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता था और लोग अपनी नीड्स को पूरा करते थे। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम बाय विच वन पर्सन कुड एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय हिम विद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अदर। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इट मीन्स टू कोइंसिडेंस have to happen. One, you should find someone who is willing to sell what you want. And second is that seller wants something that you are willing to sell. That is called double coincidence of want. Friends, barter system के बहुत सारे limitations थे। चलिए अब जानते हैं barter system के limitations के बारे में। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम का पहला लिमिटेशन है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि हमने अभी समझा। फ्रेंड्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग है कि बायर और सेलर को दोनों को रेडी होना होता था अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का एग्जांपल है कॉबलर वाला इंसिडेंट जो हमने अभी पढ़ा। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम की सेकेंड लिमिटेशन है कि बार्टर सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें हमें उस पर्सन को ढूंढना पड़ता है जिसको सेम वही चीज चाहिए जो हम सेल करना चाहते हैं और वही चीज वो सेल करने के लिए तैयार हो जो हम खरीदना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम की थर्ड लिमिटेशन है एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड्स। इसका मतलब है कि बायर्स को और सेलर्स को दोनों को ही अपनी गुड्स की वैल्यू को एक्सप्रेस करना होता था। फ्रेंड्स, कभी कभार तो ऐसा भी होता था 1 लीटर मिल्क के लिए शू मेकर को अपने 10 to 15 पेयर्स मिल्क मैन को देने पड़ते थे। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन्हें अपने गुड की रियल वैल्यू नहीं पता होती थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया गया। फ्रेंड्स, बार्टर सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स को मनी के इंट्रोडक्शन से रिजॉल्व किया गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें मनी और क्रेडिट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। फ्रेंड्स, आज हम मनी के थ्रू किसी भी गुड्स और सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, मनी के इंट्रोडक्शन से डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम थी वो भी रिमूव हो गई, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी पर्सन कुछ भी खरीदना चाहता है तो मनी के एक्सचेंज से खरीद सकता है, और अगर कोई पर्सन कुछ बेचना चाहता है तो वो मनी के लिए बेच सकता है। तो इससे बाइंग और सेलिंग का ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कन्वीनियंट और सिंपल हो गया। फ्रेंड्स, एक फायदा और है, मनी के इंट्रोडक्शन से लोग आजकल एक सही बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो मनी का पहला फंक्शन था। अब चलिए जानते हैं मनी के कुछ और फंक्शंस के बारे में। फ्रेंड्स, मनी सर्व्स एज मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम किसी भी गुड या सर्विस की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम कह सकते हैं कि ये टी शर्ट 200 रुपीज की है और शुगर 38 रुपीज केजी है। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं मनी सर्व्स एज मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मनी की मॉडर्न फॉर्म्स के बारे में। फ्रेंड्स, जब मनी का इंट्रोडक्शन हुआ था तो हम किसी भी मटेरियल को मनी के तौर पर यूज करते थे, लाइक स्टोन के कॉइन्स। लेकिन जैसे जैसे मनी इवॉल्व होना शुरू हुआ वैसे वैसे इसके लिए यूज किए जाने वाले मटेरियल्स में चेंज आता गया। फ्रेंड्स, बहुत साल पहले मनी को बहुत ही प्रीशियस मेटल से बनाया जाता था, लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आज के टाइम में मनी कंसिस्ट कॉइन्स, पेपर नोट्स और बैंक डिपॉजिट्स। फ्रेंड्स, आज के टाइम में जो करेंसी है या मनी है वो बहुत ही नॉर्मल पेपर या किसी बहुत ही नॉर्मल मेटल से बनती है। फ्रेंड्स, इनका खुद का कोई यूज नहीं है, यानी कि द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे अगर इनका अपने आप में कोई यूज नहीं है तो हम इनको यूज क्यों करते हैं? तो चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, हम करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा रीजन है कि मनी की सप्लाई और डिमांड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कंट्रोल करता है। तीसरा रीजन है कोई भी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए इनको रिफ्यूज नहीं कर सकता। और फोर्थ रीजन है कि आज के टाइम में हर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जाती है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि मनी में कॉइन्स, पेपर नोट्स और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं डिमांड डिपॉजिट किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, लोगों को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ज्यादा करेंसी की जरूरत नहीं होती। लोगों को डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए थोड़ा बहुत कैश ही काफी होता है, इसलिए वो बचा हुआ कैश बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। जो बैंक्स है वो हमारे पैसे को सेफ पे रखते हैं और साथ ही साथ इस अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट भी पे करते हैं। फ्रेंड्स, इसका मेन फीचर ये है कि हम जब चाहें अपनी डिमांड पर अपने इस डिपॉजिट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं चेक के बारे में। फ्रेंड्स, डिमांड डिपॉजिट का एक बहुत ही मेन फीचर है चेक्स। क्या आपने ऐसा कोई चेक अपनी डेली लाइफ में देखा है? फ्रेंड्स, अब सपोज कीजिए कि राम को रमेश कुमार को 10,000 रुपीज देने हैं। जो राम है उसका बैंक में अकाउंट भी है और उसके बैंक में 10,000 रुपीज का डिमांड डिपॉजिट भी है। फ्रेंड्स, तो राम को बैंक एक चेक देता है। राम इस चेक को कभी भी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकता है। तो अब राम 10,000 रुपीज रमेश कुमार को डायरेक्टली चेक के थ्रू दे सकता है।
in the absence of cash. ऐसा करने के लिए राम एक चेक पर रमेश कुमार का नाम लिखेगा। इसका मतलब है कि पैसा पुनीत को देना है। लेकिन फ्रेंड्स, अब बैंक को नहीं पता कि रमेश कुमार को कितना पैसा देना है, इसीलिए राम को चेक के अंदर अमाउंट भी लिखना होगा। तो इसी तरह जो राम है वो चेक पर 10,000 रुपीज लिख देगा। तो फ्रेंड्स, जब रमेश कुमार इस चेक को बैंक में लेकर जाएगा तो बैंक में जो कैशियर होगा वो पर्सन रमेश कुमार को 10,000 रुपीज दे देगा और ये 10,000 रुपीज राम के डिमांड डिपॉजिट से डिडक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चेक से ये हुआ कि राम ने रमेश कुमार को पैसे भी दे दिए और उसे कैश निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। फ्रेंड्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम कैशलेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बैंक की लोन एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट। मनी के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया। अब जानते हैं क्रेडिट के बारे में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है क्रेडिट क्या होता है? तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्रेडिट क्या होता है। फ्रेंड्स, क्रेडिट को हम सिंपल वर्ड्स में लोन कहते हैं। इट रेफर्स टू अग्रीमेंट इन विच द लेंडर्स supplies the borrower with money in return for the promise of future payment with interest. लेंडर बोरोवर को कुछ अमाउंट देता है और बोरोवर कुछ सालों बाद का एक प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में ये पेमेंट उसको वापस कर देगा विद इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, ये जो लेंडर है वो बैंक भी हो सकता है और कोई और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन भी। फ्रेंड्स, हमने अभी कुछ देर पहले ये पढ़ा था कि डिपॉजिटर्स बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं और इसके बदले में उन्हें बैंक इंटरेस्ट पे करता है। फ्रेंड्स, बैंक इस डिपॉजिट का कुछ पोर्शन अपने पास डेली ट्रांजैक्शन के लिए रखकर बाकी का पैसा बोरोवर्स को लोन के रूप में दे देते हैं। बोरोवर्स को इस पैसे पर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इन दोनों इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस ही बैंक की इनकम कहलाता है। यानी कि जो इंटरेस्ट रेट वो बोरोवर से ले रहे हैं उसमें से डिपॉजिटर्स को देने वाला इंटरेस्ट रेट अगर हम माइनस करें तो ये बैंक का प्रॉफिट या बैंक की इनकम कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब लोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानते हैं। लोन के एडवांटेजेस है कि पब्लिक जो काम पहले नहीं कर पा रही थी, लोन मिलने से वो काम अब कर पाते हैं, जैसे कि घर बनाना। लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं और फार्मर्स अपने क्रॉप को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जानते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लोन। फ्रेंड्स, पहला डिसएडवांटेज ये है कि लोगों को बहुत से टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद लोन्स का डिसएडवांटेज ये है कि लोन लेने पर लोगों को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कई बार ये हाई रेट पे ना करने की कंडीशन में लोग अपने एसेट्स और प्रॉपर्टी को गवा देते हैं और बैंक उनके इस एसेट्स और प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते। फ्रेंड्स, बैंक लोन देने से पहले कुछ सिक्योरिटी मांगता है और बहुत से लोगों के पास ये सिक्योरिटी नहीं होती। मोस्टली इसमें डिसएडवांटेज ग्रुप आते हैं और पुअर पीपल आते हैं। फ्रेंड्स, इसी वजह से पुअर पीपल को लोन नहीं मिल पाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट, कोलेक्ट्रल और डॉक्यूमेंटेशन को मिलाकर टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनते हैं। फ्रेंड्स, हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में तो अभी जान ही लिया। अब जानते हैं कोलेट्रल के बारे में। फ्रेंड्स, कोलेट्रल का मतलब है कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी लाइक लैंड, हाउस, व्हीकल एक्सेट्रा जो कि लोन लेने से पहले बैंक को प्लेज करनी पड़ती है एज अ सिक्योरिटी। और थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड एंड मच मोर।
फ्रेंड्स, ये जितने भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, इन्हें विलेजर्स या फिर पुअर पीपल फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से उन लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बार्टर सिस्टम के बारे में जाना, फिर इसकी लिमिटेशंस के बारे में, और उसके बाद हमने मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, और इसके बाद हमने मनी के बहुत सारे फंक्शंस के बारे में जाना, और एंड में हमने लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक के बारे में जाना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, और एंड में हम इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को और अच्छे से समझने और पढ़ने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।